जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा औसत्य फल है? तो सेब और कटहल ये दोनों औसत्य फल हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। देखो, सेब का खाने योग्य भाग जो है उसे पुष्पासन कहा गया है और नाशपाती के खाने योग्य भाग को क्या कहा गया है? तो पुष्पासन कहा गया है। और सेब और कटहल जो है ये कैसा फल है? तो औसत्य फल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? निम्नलिखित में नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष। नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा दोस्तों है? तो भ्रूणपोष है नारियल के खाने योग्य भाग। अब देखो दोस्तों, सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन है, नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है, आम का खाने योग्य भाग दोस्तों मध्य फल भित्ति है, अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति या बीजांडासन है, अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति या बीजांडसन दोस्तों है। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन। नारियल का क्या है? पुष्पासन। आम का क्या है? मध्य फल भित्ति। अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति या बीजांडसन दोस्तों। अंगूर के खाने योग्य भाग भी फल भित्ति ही है मेरी लाली बम लालियो। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। केला का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य एवं अंत फल भित्ति। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति और बीजांडसन टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों, टमाटर और कौन कौन सी फसलों का खाने योग्य भाग दोस्तों फल भित्ति है? तो याद रखना, अमरूद का, अंगूर का और टमाटर का खाने योग्य भाग जो दोस्तों है वो क्या है? तो फल भित्ति है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण है। गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है? तो भ्रूणपोष एवं भ्रूण। और नारियल का क्या है? तो भ्रूणपोष है दोस्तों। टमाटर का क्या है? फल भित्ति। अमरूद का क्या है? फल भित्ति। अंगूर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, काजू का खाने योग्य भाग है पुष्पविंत या बीज पत्र। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। चना का खाने योग्य भाग बीज पत्र एवं भ्रूण है। मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या है? तो बीज पत्र एवं भ्रूण है मूंगफली का खाने योग्य भाग मेरे प्यारे दोस्तों। मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज पत्र है। चना का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? बीज पत्र एवं भ्रूण है चना का खाने योग्य भाग। कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो परिदल पुंज व बीज कटहल का खाने योग्य भाग है। अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो परिदल पुंज है। और नारंगी का क्या है? तो जूसी हेयर है खाने योग्य भाग मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, हम फिर से एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। नाशपाती का पुष्पासन। आम का मध्य फल भित्ति। अमरूद का फल भित्ति। अंगूर का क्या है? तो फल भित्ति है दोस्तों। देखो मेरे लाल एवं लालियो, पपीता का क्या है? तो फल भित्ति है, पपीता का खाने योग्य भाग। नारियल का क्या है? भ्रूणपोष। केला का है मध्य एवं अंत फल भित्ति। टमाटर का फल भित्ति है, यह बीजांडसन है। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण है खाने योग्य भाग मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। काजू का क्या है? पुष्पवृंत है और बीज है। लीची का क्या है? एरिल है। चना का क्या है? तो बीज पत्र एवं भ्रूण है। मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज पत्र एवं भ्रूण है। सहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो रसीले रसीले परिदल पुंज सहतूत का खाने योग्य भाग है। कटहल का क्या है? तो परिदल पुंज एवं बीज। और अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है? परिदल पुंज। और नारंगी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जूसी हेयर है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा बीजांड है साइकस। निम्नलिखित में सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? तो साइकस है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? तो साइकस है, याद रखना। और सबसे छोटा गुणसूत्र जो है ये सहवाल है। सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है? सहवाल। सबसे लंबा गुणसूत्र जो है उसे बोला गया है ट्राइलियम। सबसे लंबा गुणसूत्र कौन सा है? ट्राइलियम। और आर्किड मेरे लाल एवं लालियो, सबसे छोटा बीज जो है ये आर्किड है। देखो मेरे दोस्तों, जीवित जीवाश्म साइकस को कहा जाता है। सबसे लंबे गुणसूत्र जो होते हैं वो ट्राइलियम के होते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र सहवाल के होते हैं। सवाल तो यहाँ सही कर लेना, सहवाल होगा। सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड होता है। सबसे बड़ा बीज जो है कोकोडीमर है।
सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुलोफिया है दोस्तों। फिर से जीवित जीवाश्म किसे कहा गया है? साइकस को कहा गया है। और साइकस जो है ये सबसे बड़ा बीजांड है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसका है? ट्राइलियम का है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का है। सबसे छोटा बीज कौन सा है दुनिया का? तो आर्किड है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? कोकोडीमर है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया है। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। आम एवं बैगन में किसकी कमी से लिटिल लीफ रोग होता है? आम एवं बैगन में किसकी कमी से लिटिल लीफ रोग होता है? तो जस्ता की कमी से दोस्तों। आम एवं बैगन में जस्ता की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है। आम एवं बैगन में किसकी कमी से लिटिल लीफ रोग होता है? तो जस्ता की कमी से होता है दोस्तों। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी देख लो। नींबू में डाइबैक रग होता है तांबा की कमी से। नींबू में डाइबैक रग किसकी कमी से होता है? तो तांबा की कमी से होता है। अच्छा, आम एवं बैगन में किसकी कमी से लिटिल लीफ रोग होता है? तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है तांबा की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। और लीची में पत्ती का जलना जो होता है वो पोटेशियम की कमी से होता है। तो दोस्तों मैंने भी बताया आम में किसकी कमी से लिटिल लीफ रोग होता है? जस्ता। बैगन में भी होता है लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से। नींबू में डाइबैक रोग होता है तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है तांबा की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। और लीची में पत्ती का जलना जो होता है ये पोटेशियम की कमी से होता है। कीड़े तथा क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? तो 1,00,000 हर्ट्ज तक दोस्तों सुन सकता है चमगादड़ जो है ये कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? तो 1,00,000 हर्ट्ज तक चमगादड़ जो है ये इस आवृत्ति को सुन सकता है। देखो दोस्तों चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य तरंग को सुनता है। और पराश्रव्य तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जिसे कौन कौन सुन सकता है? तो बंदर, डॉल्फिन, मछली, बिल्ली, कुत्ते और चमगादड़ सुन सकते हैं इस पराश्रव्य तरंग को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड जो होती है ये वायु में ध्वनि की चाल होती है। देखो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो 1483 मीटर प्रति सेकेंड जो होती है ये जल में ध्वनि की चाल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है लघु रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? लघु रेडियो तरंग कौन सा दोस्तों तरंग है ये? तो लघु रेडियो तरंग की खोज की गई थी हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो विलियम हर्शल के द्वारा कौन से तरंग की खोज की गई थी? विलियम हर्शल के द्वारा दोस्तों कौन से तरंग की खोज की गई थी? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि विलियम हर्शल के द्वारा कौन से तरंग की खोज की गई थी। मार्कोनी के द्वारा दोस्तों दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की गई थी। और जोहान रीटर के द्वारा मेरे लाले बम लालियों परावैंगनिक किरण की खोज जो की गई थी ये जोहान रीटर के द्वारा किया गया था। देखो मेरे दोस्तों दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने किया था। लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। परावैंगनिक किरण का खोज जोहान रीटर ने किया था। और गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने किया था गामा किरण का खोज। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो 45 डेसिबल वाली ध्वनि दोस्तों। कितनी? तो 45 डेसिबल वाली ध्वनि। अगला प्रश्न है दोस्तों जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती है और न ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है इसका कारण क्या है? दोस्तों मैंने क्या बोला? जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकरा करके समाप्त नहीं होती है
और न ही वापस जाती है बल्कि मुड़ करके आगे बढ़ जाती है, इसका कारण है विवर्तन। क्या कारण दोस्तों है? इसका कारण क्या है? विवर्तन है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति से होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव कहते हैं ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति से होने वाले उतार चढ़ाव को, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं। कौन कौन से डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं? तो वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाना। दोस्तों पहला ये सही है। पनडुब्बियों के वेग में डॉपलर प्रभाव अनुप्रयोग है, सही दोस्तों है। और आकाशगंगाओं की गति के अनुमान में डॉपलर प्रभाव का ही प्रयोग करते हैं। तो यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी विकल्प जो हैं वो सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दोस्तों है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी घटना के कारण होता है। ऐसी घटना जो होता है वो किस कारण से होता है? समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। दोस्तों किस प्रभाव के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण करती है क्या कहलाती है? वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण करती है उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है दोस्तों। और भी मैं कई सारे अम्लों की सूची लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों सिट्रिक अम्ल, इसका जो सूत्र है वो क्या है? C6H8O7। और सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, संतरा में होता है, टमाटर में होता है, इत्यादि खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका सूत्र है, और ये सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों HCOOH इसका सूत्र है, और ये मधुमक्खी एवं चींटी के डंक तथा नेटल नामक वनस्पति के कांटों में ये अम्ल पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों HCOOH इसका सूत्र है, और यह मधुमक्खी और चींटियों के डंक में और नेटल नामक वनस्पतियों के कांटों में यह पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल C2H4OHCOOH ये सूत्र है, और ये खट्टा दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। C6H8O6 एस्कर्बिक अम्ल का सूत्र है। टट्रिक अम्ल दोस्तों इसका सूत्र क्या है? C4H6O6 ये कच्चा आम, अंगूर, इमली और केला में पाया जाता है। तो नींबू, संतरा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मधुमक्खी और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आंवला, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला और पपीता में। दोस्तों पपीता जो होता है, पपीता का रंग पीला, यह किस कारण से होता है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन एवं अन्य तत्व उपस्थित रहता है। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन एवं अन्य तत्व उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या कहते हैं उसे? उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है वो हाइड्रोजन है। ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है क्या है वह? तो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी एवं चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि मधुमक्खी और चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और आप ये भी बताओ कि सिट्रिक अम्ल दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दोस्तों कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ये ऑप्शन को दोस्तों आप क्लियर करो, क्योंकि मैंने भी तुरंत आपको बताया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को कहते हैं टेंडन।
क्या कहते हैं दोस्तों? टेंडन कहते हैं। अब देखो लिगामेंट किसे कहते हैं? तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट। मांसपेशियों को अस्थियों से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन। और एरिओलर उत्तक दोस्तों त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट, मांसपेशियों को अस्थियों से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, और त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है कौन? तो एरिओलर उत्तक करता है। अगला प्रश्न है रक्त है। रक्त क्या है? तो एक संयोजी उत्तक रक्त दोस्तों। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है मानव रक्त के पीएच का अनुपात मान क्या है? अर्थात मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की गई थी दोस्तों लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। देखो दोस्तों विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन ए का मैकुलन ने किया। विटामिन बी का भी मैकुलन ने किया। विटामिन सी का खोज हॉलकट के द्वारा किया गया। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया। होम्योपैथी का आविष्कार हैनीमैन ने किया था। डायबिटीज का आविष्कार बेंटिंग ने किया। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉनी साल्क ने किया। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। और चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की। देखो दोस्तों टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया। अच्छा आप बता दो दोस्तों कि डायबिटीज की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइबोसोम निम्नलिखित में किसके लिए कार्यस्थ है? राइबोसोम दोस्तों राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। ये राइबोसोम का कार्य है अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी जंतु कोशिका में, और रॉबिन्स और ब्राउन ने की थी पादप कोशिका में। राइबोसोम की खोज पैलेट के द्वारा किया गया जंतु कोशिका में, और रॉबिन्स और ब्राउन के द्वारा पादप कोशिका में खोज किया गया। अच्छा राइबोसोम जो है ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ये राइबोसोम का कार्य है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण साइंस का सेशन। आपको यह कैसा लगा इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।